Hello students, today I bring for you a new topic, that is animal tissue. Previously we have completed plant tissue where we have seen the different type of plant tissues, that are meristematic tissue and permanent tissue. And in meristematic tissue we also give some more differentiation about apical, intercalary, lateral meristem, how the cells appear and what are their functions. And then we also seen the permanent tissue where it is also divided into two parts, simple permanent, complex permanent. In simple permanent, the plant tissues are divided into three parts, that is parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. Parenchyma is again divided into two parts, erenchyma and chlorenchyma. And coming to the complex permanent tissue, there are present of examples are xylem and phloem. These are also called vascular tissue, and xylem has some more different type of cells, that are tracheids, vessels, xylem parenchyma, xylem fiber. And in phloem there are also four different type of cells, that are seed tube, companion cell, phloem parenchyma, phloem fiber. In some NCERTs or other type of S-chance publications, you may go through the phloem has five different type of cells, that are seed plate, seed tube, such दो पार्ट है सीड का, कुछ जगह पर आपको 5 डिफरेंट टाइप का दिखाई देगा, पर एनसीईआरटी आपका कह रहा है 4 टाइप के हैं, तो हम एनसीईआरटी को ही फॉलो करेंगे। तो वो टॉपिक हमने पढ़ लिया था, आपने वो मेरा वीडियो भी देखा होगा, नहीं देखा है तो आप मेरा वीडियो देख सकते हो, प्लांट टिश्यू करके टाइटल। नाउ कमिंग टू एनिमल टिश्यू, लिसन केयरफुली। फंक्शंस ऑफ एनिमल टिश्यू। Before starting animal tissue, listen carefully that the animals are more complex than plants, because animals show locomotion, means movement. Okay, so animal move around in search of food, mates and shelter. Animal move around in search of food, mate and shelter. They consume more energy as compared to plant. They consume more energy, obviously movement होता है तो ज़्यादा एनर्जी यूज होता है उसमें। They consume more energy as than plants. Most of tissue they contain are living. प्लांट्स की तरह नहीं कि ज़्यादातर टिश्यू डेड होगा। यहाँ पर जब मूवमेंट शो हो रहा है, एनर्जी ज़्यादा यूटिलाइज हो रहा है, तो ज़्यादातर टिश्यूज क्या है, दे आर लिविंग। सेकेंड पॉइंट, सेल ग्रोथ इन एनिमल इज मोर यूनिफॉर्म देन प्लांट्स। एनिमल में सेल ग्रोथ क्या होता है, ज़्यादा यूनिफॉर्मेटिकली होता है, प्रॉपर वे में होता है, एक पर्टिकुलर टाइम आने पर ही होता है। सो देर इज नो सच डेमार्केशन ऑफ डिवाइडिंग एंड नॉन डिवाइडिंग रीजन इन एनिमल्स। इसलिए एनिमल्स में कोई भी ऐसा डिमार्केशन नहीं होता, डिमार्केशन नहीं होता। डिमार्केशन क्या होता है, जैसे हमने पढ़ा था प्लांट्स में, जहाँ जहाँ पर आपकी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होगा उस जगह पर ग्रोथ होगा, है ना, पर एनिमल्स में ऐसा नहीं है। थर्ड पॉइंट, टिश्यू ऑर्गन्स इन एनिमल्स इज कॉम्प्लेक्स। पहला ही पॉइंट मैंने था बता दिया था आपको, टिश्यू ऑर्गन्स इज टारगेटेड टुवर्ड्स द मोबिलिटी ऑफ एनिमल्स। टिश्यू ऑर्गन्स इज टारगेटेड टुवर्ड्स द मोबिलिटी, मूवमेंट किस तरह से होता है उसके हिसाब से टिश्यू की ग्रोथ होती है, टिश्यू ऑर्गेनाइज होती है। ये एक एनिमल टिश्यू का डायग्राम है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं सर। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ एनिमल्स। टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू, देखो एनिमल टिश्यू कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप। कितने टाइप्स के होते हैं, 4 डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज योर एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू, द कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यू इन एनिमल बॉडी आर एपिथेलियल टिश्यू। द कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यू, जैसे कि आपकी बॉडी का स्किन हो गया, पूरे बॉडी को कवर कर रखता है, वैसे ये बाहर की तरफ कवर करता है, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर जो ऑर्गेनल्स है, ऑर्गन्स जो है, जैसे कि आपकी हार्ट है, हार्ट के ऊपर भी एक पतला सा कवरिंग होगा, लंग्स है, लंग्स के ऊपर भी एक थिन कवरिंग होगा, लीवर है, पैनक्रियाज है, इन सब के ऊपर एक पतला सा कवरिंग होता है। और कौन करता है इसे, एपिथेलियल टिश्यू करता है। सेकेंड पॉइंट, मस्कुलर टिश्यू। दिस टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट इन आवर बॉडी। जितने भी आपकी बॉडी मसल्स हैं वो सब बने हुए हैं इस टिश्यू से, मस्कुलर टिश्यू। मेन फंक्शन क्या है, मूवमेंट ऑफ आवर बॉडी। थर्ड पॉइंट, कनेक्टिव टिश्यू। Tissue that support, protect and give structure to other tissue and organs in the body is called connective tissue. जो टिश्यू सपोर्ट देता है, प्रोटेक्ट करता है और स्ट्रक्चर देता है दूसरी टिश्यू को और ऑर्गन्स को, उसको हमने कहा कनेक्टिव टिश्यू। देन आपका नर्वस टिश्यू।
इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग मेनी बॉडी एक्टिविटीज। कोऑर्डिनेट करता है, कंट्रोल करता है हमारे बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज को। इस नर्वस सिस्टम में कौन आ जाएगा? आपका न्यूरॉन आ जाएगा। न्यूरॉन नर्व सेल था, मेन काम क्या था? मैसेजेस ट्रांसफर करना बॉडी में। कनेक्टिव टिश्यू कनेक्ट करना, जैसे कि ब्लड आपका हो जाएगा ये कनेक्टिव टिश्यू, पूरे बॉडी को जोड़ के रखता है ब्लड, है ना। डिटेल्स पढ़ेंगे इनके बारे में आगे। नेक्स्ट पेज में चलते हैं, देखो एपिथेलियल टिश्यू। द कवरिंग ऑफ प्रोटेक्टिव टिश्यू इन द एनिमल बॉडी आर एपिथेलियल टिश्यू। कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यू इन एनिमल बॉडी आर एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियम फॉर्म्स ए बैरियर टू कीप डिफरेंट बॉडी सिस्टम सेपरेट। पहला तो कवरिंग प्रोटेक्टिव टिश्यू को कहा गया एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियम क्या करता है? एक बैरियर बनाता है, मतलब दीवार की तरह एक बनाता है, ताकि जो पर्टिकुलर ऑर्गन है या फिर हमारी जो बॉडी है बाहर से डायरेक्ट कांटेक्ट ना रख पाए। ओके, एक बैरियर बनाता है ये उसका स्ट्रक्चर है एपिथेलियल टिश्यू का। डायग्राम देख सकते हो, सेल्स कुछ इस तरह से है, न्यूक्लियस है, नीचे की तरफ आपका कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है, साइटोप्लाज्म। इससे सेल्स आपस में कनेक्टेड है। द स्किन कहाँ पर होता है एपिथेलियल टिश्यू? देखो इंपॉर्टेंट है ये। द स्किन लाइनिंग ऑफ द माउथ। माउथ की लाइनिंग मतलब कि माउथ में देखोगे तो अंदर की तरफ भी तो एक स्किन है ना, एक तो बाहर की तरफ है जो आपका फेस में आ जाता है ना। अंदर की तरफ देखोगे तो वहां पर भी एक स्किन है अंदर की तरफ, उसको लाइनिंग ऑफ माउथ कहा गया। लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, अब ब्लड जिस पाइप में ट्रैवल कर रहा है, आर्टरी, वेन, पढ़ोगे उसके बारे में, है ना, तो वो भी बना हुआ है एपिथेलियल टिश्यू से। लंग, अल्वियोलाई, इसके बारे में पढ़ोगे। अल्वियोलाई होता है जहां पर गैसेस एक्सचेंज होता है, तो लंग्स में होता है, अल्वियोलाई में होता है, किडनी ट्यूबल्स में होता है, मतलब किडनी के अंदर पाए जाते हैं, वो सबके सब बने हुए हैं किससे? एपिथेलियल टिश्यू से बने हुए हैं। थर्ड पॉइंट, एपिथेलियल टिश्यू सेल्स आर टाइटली पैक्ड। सेल कैसे होते हैं ना? बहुत ही टाइटली पैक है। एंड फॉर्म ए कॉन्टिन्यूअस शीट, नो इंटरसेलुलर स्पेसेस फाउंड। सेल आपस में बहुत टाइटली पैक है और एक कॉन्टिन्यूअसली शीट बनाते हैं जो पूरा कॉन्टिन्यूअसली चलता रहता है, बीच में कहीं टूटा फूटा नहीं है। एंड नो इंटरसेलुलर स्पेसेस, मतलब कि एक सेल दूसरे सेल के बीच में कोई स्पेस नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट, द परमेबिलिटी ऑफ द सेल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन रेगुलेटिंग द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन द बॉडी एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। सेल के पास जो परमेबिलिटी का पावर होता है, परमेबिलिटी मतलब हमने पढ़ा था जो आपका सेल मेम्ब्रेन क्या है? सिलेक्टिवली परमेबल होता है। वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्या करने में? रेगुलेटिंग एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स, चीजों की एक्सचेंज होना बॉडी टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, बॉडी और बॉडी के बाहर की चीजों का जो बीच में जो एक्सचेंज होता है मटेरियल्स का, वो यही एपिथेलियल टिश्यू देखरेख करता है। क्लियर? नेक्स्ट जो सिंपल स्क्वामस। एपिथेलियल टिश्यू भी डिवाइड हुआ है। देखो पहला आ गया आपका सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल सेल। सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल सेल, क्योंकि यहाँ पर जो आपका डिविजन हुआ था एपिथेलियल, मस्कुलर, कनेक्टिव, नर्वस, एनिमल टिश्यू 4 टाइप में डिवाइड है। अब एपिथेलियल टिश्यू के भी कुछ सब पार्ट है। तो सबसे पहला क्या है? सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम आर एक्सट्रीमली थिन एंड फ्लैट सेल्स। कैसे हैं ये? एक्सट्रीमली थिन एंड फ्लैट सेल फॉर्म्स ए डेलिकेट लाइनिंग, एक बहुत ही पतला सा लाइनिंग बनाते हैं। द इसोफागस एंड द लाइनिंग ऑफ माउथ आर ऑल्सो कवर्ड विद स्क्वामस एपिथेलियम। इसोफागस क्या होता है? जब आपकी फूड पाइप है, माउथ में आपने खाना खाया, वो स्टोमक में जाता है, एक रास्ता होता है ना, उसको फूड पाइप कहा गया, जो माउथ को स्टोमक के साथ कनेक्ट करके रखता है, उसको कहा हमने फूड पाइप। और दूसरे वर्ड में कहा जाता है इसोफागस। तो इसोफागस किस सेल से बना हुआ है ना? सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल सेल से बना हुआ है। एंड द लाइनिंग ऑफ माउथ ऑल्सो मेड अप ऑफ सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। नेक्स्ट, द स्किन व्हिच प्रोटेक्ट द बॉडी इज ऑल्सो मेड अप ऑफ स्क्वामस एपिथेलियम। हमारा स्किन भी बना है स्क्वामस एपिथेलियम से। स्किन एपिथेलियल सेल्स आर आर्म्ड इन मेनी लेयर टू प्रिवेंट वेयर एंड टियर। हमारे स्किन का जो एपिथेलियल सेल्स होता है वो उसके ऊपर बहुत सारे लेयर्स होते हैं। जैसे कि सर्दी में आपकी हाथ से जो छोटे छोटे स्किन के टुकड़े निकलते रहते हैं, ऐसा तो नहीं कि स्किन को आप निकाल के तो सीधा ब्लड आने लग जाता है, ऐसा तो नहीं है ना। एक ऊपर का स्किन निकला तो नीचे एक और स्किन होता है,
फिर उसको निकालोगे तो एक और स्किन होगा, उसके बाद आपकी ब्लड की लाइनिंग आएगी। मतलब क्या होता है ना, हमारे स्किन के ऊपर जो एपिथेलियल सेल्स है वो बहुत सारी लेयर से बना हुआ है, ताकि प्रिवेंट करता है किस चीज़ को, वेयर एंड टियर। कहीं पर भी हल्का सा भी लग जाता है तो ब्लड आसानी से निकलता नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट, सिंस दे आर अरेंज्ड इन ए पैटर्न ऑफ लेयर, द एपिथेलियम इज आल्सो कॉल्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। जब ये प्रॉपर एक लेयर में बना हुआ है, पैटर्न ऑफ लेयर में बना हुआ है, इसलिए इसको स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम भी कहा जाता है। नेक्स्ट इज योर कॉलमनार एपिथेलियम। सेल कैसा दिखेंगे, इस तरह से कॉलम लाइक सेल दिखेंगे, लंबे लंबे टाइप के होंगे। ओके, वेल एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन ऑकर एज इन द इनर लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन, टॉल एपिथेलियल सेल्स आर प्रेजेंट। जहां पर एब्जॉर्ब होता है कोई चीज, सीक्रेट होता है कोई चीज, वहां पर क्या होता है, जैसे कि एग्जांपल एब्जॉर्प्शन सिक्रेशन कहाँ होता है ना, इनर लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन। जो भी आपने खाना खाया वो डाइजेस्ट होता है स्टोमक में, फिर स्टोमक से जाता है कहाँ पे, हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहाँ पर जाता है। वहाँ पर जाने के बाद वो खाना जो डाइजेस्ट हो चुका वो ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब होता है, तो वहाँ पर इस तरह के सेल्स पाए जाते हैं। टॉल एपिथेलियल सेल्स आर फाउंड, दिस कॉलमनार एपिथेलियम फैसिलिटेट मूवमेंट अक्रॉस द एपिथेलियल बैरियर। और ये क्या करता है, फैसिलिटेट करता है अक्रॉस द एपिथेलियल बैरियर की तरफ। कॉलमनार मतलब पिलर जैसा सेल्स दिखाई देंगे, पिलर लाइक सेल्स। In the respiratory tract, the columnar epithelium tissue also has cilia, which are hair-like projections on the outer surface of the epithelial cell. जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, मतलब कि आपने 8th में पढ़ा होगा किस किस वे से एयर जाता है हमारी ब्लड में मिक्सअप होता है। तो पहले नोज में आपकी 2 नॉस्ट्रिल्स, फिर नासल पैसेज, फिर आ गया आपका नासल पैसेज के बाद यहाँ पर आ गया फारिंक्स, उसके बाद आपका आ गया ट्रैचिया, है ना। तो ये ट्रैचिया में, ट्रैचिया को कहा गया मेनली रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ट्रैचिया, फिर ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, कुछ याद आया। तो देखो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में यही कॉलमनार एपिथेलियम टिश्यू पाया जाता है, जिसके पास होता है सिलिया, मतलब कि स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसका नाम है सिलिया। और यहाँ पर ये कॉलमनार एपिथेलियम सेल्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट, the cilia can move and this movement pushes the mucus forward to clear it. This type of epithelium is called ciliated columnar epithelium. और यही सिलिया क्या करता है, मूवमेंट होता रहता है। ये सिलिया क्या करता रहता है, मूव होता रहता है, ताकि क्या होगा, so that the mucus move to clear it। जैसे आपको जुकाम होता है, नोज से क्या होता है, म्यूकस प्रोड्यूस होता है ना, जुकाम होने पर। तो ये जो म्यूकस होता है ये कहाँ बनता है, ऐसे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में बनता है ये। ठीक है, आपकी ट्रैचिया, ब्रोंकाई बनाते हैं उस म्यूकस को। क्यों बनाते हैं, क्योंकि जब आप ब्रीद इन करते हो तो एयर के साथ साथ कुछ डस्ट पार्टिकल्स भी चले जाते हैं आपकी बॉडी के अंदर, और फिर वो बॉडी में जाने के बाद वो अगर आपकी लंग्स में चले जाएंगे तो लंग्स को ब्लॉक कर देंगे, तो उनको और फिल्टर होना और ज़रूरी होता है, बहुत ज़रूरी है। तो उनको फिल्टर करने के लिए म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं ये, ताकि म्यूकस उस एयर में जो है पार्टिकल से, डस्ट पार्टिकल से उनको ट्रैप कर ले, पकड़ ले, और फिर फिल्टर करके एयर को लंग्स के पास भेजे। और जो म्यूकस पुराना हो जाता है, ज़्यादा अमाउंट के डस्ट पार्टिकल्स को कैरी कर लेता है, पकड़ लेता है, फिर वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ आता है, फिर आप उसको स्पीट आउट कर लेते हो, थूक देते हो। क्लियर है। तो उसकी मूवमेंट, म्यूकस की मूवमेंट कौन करता है, ये सिलिया कराता है उसकी मूवमेंट को। एंड दिस टाइप ऑफ एपिथेलियम इज कॉल्ड सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम। नेक्स्ट, क्यूबोइडल एपिथेलियम। क्यूब जैसा दिखता है इसलिए इसको नाम दिया गया क्यूबोइडल एपिथेलियम। विथ क्यूब शेप्ड सेल्स फ्रॉम द लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूबल। कहाँ पाए जाते हैं ये, लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूबल एंड डक्ट ऑफ सैलिवरी ग्लैंड वेयर इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट। कहाँ पर पाए जाते हैं इस तरह के सेल्स ना, लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूबल, किडनी में होता है ये, और सैलिवरी ग्लैंड, जहाँ से आपकी माउथ में सलाइवा प्रोड्यूस होता है। आप नोटिस किया है, आपकी माउथ हमेशा गीला ही रहता है, हमेशा, कभी एकदम से सूख नहीं जाता। तो जो गीलेपन किस वजह से आता है, क्योंकि आपकी माउथ में है दो जगह पर है सैलिवरी ग्लैंड, जहाँ से सलाइवा
और लार प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो यही क्यूबोइडल एपिथेलियम उस जगह पर प्रेजेंट है, सैलिवरी ग्लैंड्स में और किडनी ट्यूब्स में प्रेजेंट होते हैं। epithelial cells often acquire additional specialization of gland cell which can secrete substance at the epithelial surface। ये भी क्या करते हैं ना, कुछ पर्टिकुलर बंच में रहते हैं, ये एक ग्लैंड जैसा प्रोड्यूस करते हैं और फिर वहां से चीजें निकलता रहता है। Sometimes a portion of epithelial cell tissue fold inward and multicellular gland is formed, this is called glandular epithelium। कभी कभार क्या होता है ना, ये जो टिश्यू आप देख रहे हो ये वाला, ये क्या होगा, इधर से फोल्ड हो जाएगा, कुछ इस तरह से ये फोल्ड होगा, ऐसे ऐसे मैंने एरो दिया है यहाँ पर, ये क्या हुआ, ऐसे फोल्ड हो गया, मतलब ऊपर के ऊपर टिश्यू आ गया। ठीक है, और बन जाता है क्या, मल्टीसेलुलर ग्लैंड्स फॉर्मेशन हो जाता है, तो इसको हमने कहा ग्लैंडुलर एपिथेलियम कहा इसे। तो ये था आपका एपिथेलियल टिश्यू, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा ना, क्यूबोइडल एपिथेलियम पढ़ा, कॉलमनर एपिथेलियम पढ़ा, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम पढ़ा। ठीक है, और इनके लोकेशन कहाँ कहाँ पर है ये भी हमने देखा। अब आते हैं मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू देखो, द मस्कुलर टिश्यू फॉर्म द कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू मेड अप ऑफ मसल्स as they are elongated and large size they are also called muscle fiber। बुक में भी आपका डायग्राम है। मसल टिश्यू कितने टाइप के होते हैं ना, 3 टाइप के मसल फाइबर्स हैं। एक हो गया आपका स्ट्रेटेड, एक हो गया आपका स्मूथ, एक है आपका कार्डियक। तीनों का डायग्राम आपकी बुक में दिया गया है। इवन एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में जाओगे तो इनका डायग्राम भी पूछा गया है, डिफरेंशिएशन भी पूछा गया है, तो अच्छे से समझ लो। द मसल टिश्यू फॉर्म ए कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू एंड आर मेड अप ऑफ मसल सेल्स as they elongated and large in size they are known as muscle fiber। 3 टाइप के हैं ये, स्ट्रेटेड, स्मूथ एंड कार्डियक। तो पहला आपका स्ट्रेटेड मसल देखो, स्ट्रेटेड मसल्स आर आल्सो नोन एज वॉल्यूंटरी एंड स्केलेटल मसल। क्या कहा जाता है इनको, वॉल्यूंटरी मसल कहा जाता है स्ट्रेटेड मसल को। क्यों कहा जाता है, क्योंकि आपकी बॉडी में कुछ ऐसे मसल्स हैं जिनको आप चाहोगे और आप उनको मूव कर पाओगे, जो आपके अकॉर्डिंग मूवमेंट होते हैं। जैसे कि फिंगर्स हो गया, आपने चाहा तब मूवमेंट किया, ऐसा तो नहीं कि आप नहीं चाह रहे हो तब भी मूव हो रहा है। लेग्स की मसल्स है, हैंड की मसल्स है ना। तो बॉडी में ऐसे बहुत सारे ऐसे मसल्स पाए जाते हैं जो कि आपके हिसाब से मूव होते हैं। आप चाहते हो मूव कराना तो मूव होते हैं, आप नहीं चाहते तो मूव नहीं होते। तो उस तरह के मसल्स को कहा गया जिसको आप कंट्रोल कर पाते हैं, उसको नाम दिया गया वॉल्यूंटरी मसल्स। और स्ट्रेट मसल्स आर आल्सो नोन एज वॉल्यूंटरी एंड स्केलेटल मसल कहा गया। स्केलेटल मसल मतलब कि अब मसल है, आप अपने हिसाब से मूव करा रहे हो, तो ये मसल क्या मतलब बोन के साथ कनेक्ट होना चाहिए इस मसल्स को, तभी आप बोन को मूव कराओगे तो ये मसल्स भी अपने आप मूव होंगे। तो स्ट्रेटेड मसल को स्केलेटल मसल भी कहा जाता है। तो यहाँ पर डायग्राम दिया गया है, ये एक मसल दिया गया है, इसको कट करके यहाँ पर देखो बीच में बोन है, इस पोर्शन में क्या है बोन है और इससे मसल्स प्रेजेंट है। इस तरह से लेबलिंग कुछ किया गया, बस आप डायग्राम पे ध्यान दो। अंडर द माइक्रोस्कोप these muscles show alternate light and dark band on striation when strained appropriately। जब माइक्रोस्कोप में देखेंगे इन मसल्स को प्रॉपरली कलर देके तो इनके में क्या दिखेगा, लाइट एंड डार्क कलर के बैंड्स दिखाई देंगे अगर उनको प्रॉपरली कलर किया गया तो। As a result, they are also called striated muscle। The cells of this tissue are long। कैसे होते हैं ये सेल्स, देखो लॉन्ग होते हैं, cylindrical, unbranched, multinucleate, having many nuclei। मतलब एक से ज्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। ओके, क्योंकि मूवमेंट हो रहा है तो मसल को ज्यादा एनर्जी भी चाहिए, ज्यादा एनर्जी के लिए सेल को प्रॉपरली कंट्रोल्ड होना चाहिए, इसीलिए एक न्यूक्लियस की जगह यहाँ पर बहुत सारे न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, इसके लिए वर्ड यूज किया गया मल्टी न्यूक्लिएटेड। ये लॉन्ग होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, अनब्रांच्ड एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड। फिर आता है आपका स्मूथ मसल्स। द मूवमेंट ऑफ फूड इन द एलिमेंटरी कैनल और द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ रिलैक्सेशन ऑफ ब्लड वेसल इन द एलिमेंटरी मूवमेंट आर ऑल्सो कॉल्ड स्मूथ मसल्स। कुछ मूवमेंट ऐसे होते हैं जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, उस तरह के मूवमेंट को कहा गया इनवॉल्यूंटरी मसल्स। जैसे कि आपकी बॉडी में जैसे आपने खाना खाया तो वो जो फूड पाइप के थ्रू
एंट्री कर रहा है, जो इसोफागस हमने पढ़ा था उसके थ्रू एंट्री कर रहा है। तो जब फूड एंट्री करता है उसमें इसोफागस में ट्रैवल करता है तो वो थोड़ा मूवमेंट शो करता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता रहता है। इसको आप चाह के भी कंट्रोल नहीं कर पाओगे। सेकेंड थिंग, जब हमारी ब्लड की पाइप में फ्लो करता रहता है जिसको वेसल वर्ड किया गया, तो वहाँ पर भी ये जो ब्लड की वेसल्स हैं वो भी मूवमेंट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, रिलैक्स होते हैं। तो ये सारे मूवमेंट को कहा गया इनवॉलंटरी मूवमेंट्स, और ये सब होता है स्मूथ मसल के थ्रू। दे आर ऑल्सो फाउंड इन द आइरिस ऑफ द आई में जो आइरिस होता है वहाँ पर पाए जाते हैं। इन द यूरेटर्स एंड इन द ब्रोंकाई ऑफ द लंग्स। कहाँ कहाँ होते हैं? आइरिस में होंगे, यूरेटर्स में होंगे। यूरेटर क्या होता है? किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक। किडनी में आपको पता है यूरिन फॉर्मेशन होता है ना? जो आपकी बॉडी का जो यूरिन है वो बनता कहाँ पर है? किडनी में बनता है, और फिर एक पतले से पाइप के थ्रू वो आता है यूरिनरी ब्लैडर में, जहाँ पर वो टेम्पररी स्टोर होता है, 1-2 घंटे 3-4 घंटे के लिए स्टोर होता है वो। तो यूरेटर क्या होता है ना? ये वही कनेक्शन पॉइंट है किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर। यूरेटर बना हुआ है किससे ना? इस तरह के स्मूथ मसल से बना है। लंग्स में जो ब्रोंकाई पाया जाता है वहां पर भी ये स्मूथ मसल से बना है। द सेल्स आर लॉन्ग, जैसे कि आप देख सकते हो सेल अपनी साइड में क्या है? लॉन्ग है। पॉइंटेड एंड, दोनों तरफ क्या है? देखो पॉइंटेड एंड दोनों साइड में क्या है? पॉइंटेड एंड है दोनों साइड में, है ना? एंड यूनिन्यूक्लिएट, मतलब कि एक ही न्यूक्लियस होगा, डायग्रामेटिकली दिया भी गया है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड अनस्ट्रेटेड मसल्स, इनको अनस्ट्रेटेड मसल्स कहा गया। फिर आता है आपका कार्डियक मसल। ये कार्डियक मसल सिर्फ एक ही जगह पर पाया जाता है। आपकी पूरे बॉडी में स्ट्रेटेड होगा, अनस्ट्रेटेड मसल हर जगह पर है, लेकिन कार्डियक मसल सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पर होता है। और वो कहाँ पे? द मसल्स ऑफ द हार्ट। सो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन थ्रू आउट द लाइफ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपके जो स्ट्रेटेड मसल्स हैं, है ना, जो आपकी बोन के साथ जुड़े हुए हैं, मूवमेंट आप कर सकते हो उनको, वॉलंटरी मसल्स। आप क्या करोगे? कुछ देर तक वर्क करने के बाद मान लो कि आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो आप थक जाते हो, 1 घंटे तक एक्सरसाइज किया आपने, फिर टायर्ड हो गए, मतलब कि आपके मसल थक गए, है ना, क्योंकि उन्होंने बहुत मूवमेंट किया, उनको अब एनर्जी चाहिए और रेस्ट भी चाहिए। ठीक, लेकिन उसी तरह आपके जो कार्डियक मसल होता है ये एक अलग तरह का मसल से सिर्फ और सिर्फ हाथ में ही पाया जाता है, क्योंकि ये मसल कभी थकता नहीं है। क्योंकि आप जब पैदा नहीं हुए थे, अपनी मदर की बॉडी के अंदर थे, वूम्ब में थे आप, उस टाइम से आपकी हार्ट बीट स्टार्ट हो जाता था और फिर हार्ट बीटिंग चलता रहता था। बर्थ हुआ, फिर ईयर के साथ साथ टिल डेथ तक आपकी हार्ट बीट कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है 24/7। तो जब ये जो प्रॉपरली काम करता है तो एक पार्टिकुलर मसल चाहिए जो कभी ना थके। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ हार्ट में कौन सा मसल होता है ना? इनवॉल्यूंटरी मसल, इसका नाम दिया गया कार्डियक मसल। हार्ट मसल्स आर सिलेंड्रिकल, ब्रांच्ड, यूनिन्यूक्लिएट। सिलेंड्रिकल होता है, ब्रांच्ड होता है और एक ही न्यूक्लियस से बना हुआ है। द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट मसल हेल्प टू पंप एंड डिस्ट्रीब्यूट ब्लड टू वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, एक्सपांस हो रहा है, तो ये किस में हेल्प कर रहा है? ताकि ब्लड प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट हो सके सारे बॉडी पार्ट में। ये आपका कार्डियक मसल। अब आता है नेक्स्ट टिश्यू, 3rd नंबर पे है आपका कनेक्टिव टिश्यू, जिसका काम क्या है? कनेक्शन करना। देखो, द सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू आर लूजली स्पेस्ड। कैसे है ये? लूजली स्पेस्ड है एंड एम्बेडेड इन ए इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। पहले तो सेल्स क्या है? लूजली स्पेस है, मतलब कि आपस में इंटरसेलुलर स्पेसेस देखने को मिलेगा, एंड एम्बेडेड इन ए इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। द 3 टाइप कनेक्टिव टिश्यू आर। कनेक्टिव टिश्यू कितने टाइप्स के हैं? वैसे तो है बहुत सारे, लेकिन यहाँ पर देखोगे एग्जाम्पल तो ब्लड, बोन, लिगामेंट, टेंडन, कार्टिलेज, एरियोलर, एडिपोज। यहाँ पर 6 टाइप के दिया गया है, ओके। लेकिन एनसीईआरटी के हिसाब से 3 टाइप के ही। देखो, पहले स्टार्ट करते हैं ब्लड के बारे में। ब्लड इज ए फ्लूइड मैट्रिक्स।
ब्लड एक लिक्विड है और जिसमें मोस्टली क्या क्या कंपोनेंट्स है, प्लाज्मा होता है, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स पाए जाते हैं. ओके, ब्लड हैज ए फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स आर सस्पेंडेड. ये सारी चीज़ें मिलके बनाते हैं ब्लड को. द प्लाज्मा कंटेन्स प्रोटीन, सॉल्ट एंड हार्मोन. प्लाज्मा में क्या होता है ना, प्रोटीन्स होता है, कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्ट होता है एंड डिफरेंट हार्मोन्स पाए जाते हैं. ब्लड फ्लो एंड ट्रांसपोर्ट गैसेस. मेन काम क्या है ब्लड का? गैस का ट्रांसपोर्ट करना, डाइजेस्ट फूड का ट्रांसपोर्ट करना, जो खाना डाइजेस्ट हो गया उसको ट्रांसपोर्ट करना, हार्मोन्स का ट्रांसपोर्ट करना एंड वेस्ट मटेरियल्स का ट्रांसपोर्ट करना बॉडी के डिफरेंट पार्ट. तो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ब्लड. प्लेटलेट डिसइंटीग्रेट एट द साइट ऑफ इंजुरी एंड हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड टाइप. प्लेटलेट का काम क्या होता है? प्लेटलेट का काम क्या है ना, ये अगर कहीं चोट लग जाता है, देखा आपने भी देखा होगा कि आपको कहीं चोट लग गया और खून निकला, लेकिन कब तक निकलता है? ऐसा तो नहीं कि 2-4 दिन तक खून निकलता रहता है, ऐसा तो नहीं है ना. सिर्फ 5 या 10 मिनट के लिए निकलता है, मैक्सिमम 10 मिनट मान लो निकला, फिर उसके बाद ऑटोमेटिकली जो क्या खून निकलना ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है. क्यों बंद होता है? क्योंकि ये जो प्लेटलेट्स हैं ये ब्लड को क्लॉट कर लेता है, रोक लेता है. डिटेल्स आप बड़े क्लासरूम में पढ़ोगे, 10th में शायद नहीं है, 11th-12th में देखोगे इसके बारे में, क्लॉटिंग क्या होता है. तो ये प्लेटलेट का काम है. तो पहले तो हमने देखा प्लाज्मा का काम क्या है, आरबीसी का काम क्या है, रेड ब्लड सेल्स, इसका मेन काम है गैस का ट्रांसपोर्ट करना, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट लेना सेल के पास और कार्बन डाइऑक्साइड को लेके पहुंचाना लंग्स के पास. फिर डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल्स, ये इनका काम क्या है ना, इनको कहा जाता है सोल्जर ऑफ आवर बॉडी. हमारे बॉडी के अंदर कोई भी बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ अगर एंट्री कर लेते हैं तो ये क्या करेगा, उनको ढूंढ के मारेगा और आपकी बॉडी को बचाएगा. और प्लेटलेट का काम हमने देख लिया, ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करता है. ये कुछ ब्लड है और उनके कंपोनेंट्स दिया गया है. ये जो रेड कलर के दिखाई दे रहा है इसको आरबीसी कहते हैं. और फिर आपका प्लाज्मा जो येलो कलर का दिखाई दे रहा है ये प्लाज्मा है. और जो ये वो जो स्ट्रक्चर है इस तरह का, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो इसको व्हाइट ब्लड सेल कहा जाता है और ये ब्लड का पाइप है. ओके, प्लेटलेट कहाँ है ना, इनको प्लेटलेट्स कहा जाता है, जो प्लेटलेट यहाँ पर दिया गया है. ठीक है, कुछ इस तरह से बने हुए हैं आपके आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट एंड प्लाज्मा, चारों मिलकर बनाते हैं ब्लड को. अब आते हैं बोन्स की बात करते हैं. देखो, बोन इज एन अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. बोन क्या है? एक और टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है, जोड़ कर रखता है. इट फॉर्म्स अ फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट द बॉडी. क्या करता है ये? बॉडी का फ्रेमवर्क बनाता है, स्ट्रक्चर बनाता है, ताकि आप एक इंसान की तरह दिखाई देते हो. कैसे? आपकी बॉडी में बोन्स कनेक्टेड है आपस में, कुछ इस तरह से बने हुए हैं, तभी आप इंसान की तरह दिखाई देते हो. अगर बोन इधर उधर हो जाता है तो वो इंसान की तरह नहीं दिखता है ना. तो फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराता है. इट ऑल्सो anchor the muscles and support the main organ of the body. It is a strong and non-flexible tissue. ये anchor करता है, मतलब बहुत ही टाइटली पकड़ के रखता है मसल्स को टाइटली पकड़ के रखता है. एंड सपोर्ट द मेन ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी के डिफरेंट मेन ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन देता है. जैसे कि ब्रेन हो गया, ब्रेन कितना बड़ा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है आपकी बॉडी का, सेंसिटिव ऑर्गन है. उसके ऊपर देखोगे तो एक बोन का स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, कवर है, जिसको स्कल कहते हो आप. स्कल होता है, स्कल के अंदर होता है आपकी ब्रेन, प्रॉपर प्रोटेक्शन के साथ. और इवन हार्ट भी देखोगे तो हार्ट भी कैसे प्रोटेक्टेड है ना, हार्ट इज प्रोटेक्टेड बाय आपके जो फ्रंट बोन से, चेस्ट बोन है ना, थोरेसिक कैविटी, उससे ये क्या है, प्रोटेक्टेड है. तो बोन क्या है? दैट इज स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू है. Bone cells are embedded in a hard matrix that is composed of calcium and phosphorus compound. Bone cell क्या है ना, एक हार्ड कवर से कवर्ड है, जो बने हुए हैं किससे? कैल्शियम एंड फॉस्फोरस से बने हुए हैं. जैसे कि आपकी बोन टूटता है, हड्डी कहीं टूट गया तो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कैल्शियम की टैबलेट्स खाओ. कैल्शियम जिसमें रिच है वो वाले वेजिटेबल्स खाओ, जैसे कि आपका पालक हो गया है ना. तो ये आपकी डायग्राम है बोन का, देख सकते हो.
इंटरस्टिशियल लामेले, ऑस्टियोसाइट्स, हार्वेसियन कैनल, एंडोसेरम। लेवलिंग पे ध्यान ना दो, बस इतना ही देख लो। ये जो ऑस्टियोसाइट्स है यही बोन सेल्स है, बोन सेल को ही ऑस्टियोसाइट्स कहा जाता है और बाकी सब मिलके प्रोटेक्शन देते हैं और बोन को एकदम टफ बनाते हैं। अब आता है टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। देखो क्या है ये टेंडन्स लिगामेंट्स, अच्छे से देखो। लिगामेंट्स दैट इज टू बोन्स आर कनेक्टेड विथ ईच अदर बाय लिगामेंट्स। दो बोन आपस में जुड़े हुए हैं, दो अलग अलग टाइप के बोन आपस में जुड़े हुए हैं, कैसे? लिगामेंट। तो याद रखना, लिगामेंट का मतलब इट कनेक्ट बोन टू बोन, बोन एक बोन को दूसरे बोन से जोड़ कर रखता है लिगामेंट, ठीक है। दिस टिश्यू इज वेरी इलास्टिक, इट हैज कंसिडरेबल स्ट्रेंथ, लिगामेंट कंटेन्स वेरी लिटिल मैट्रिक्स। टिश्यू कैसे होते हैं? इलास्टिक होते हैं और एक पर्टिकुलर स्ट्रेंथ भी होता है और दे कंटेन वेरी लिटिल मैट्रिक्स। टेंडन्स की बात करेंगे। देखो टेंडन्स क्या है? टेंडन्स कनेक्ट मसल टू बोन। लिगामेंट का काम क्या है? इट कनेक्ट बोन टू बोन एंड टेंडन्स कनेक्ट मसल टू बोन। टेंडन्स आर फाइबर टिश्यू विद ग्रेट स्ट्रेंथ बट लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी। बहुत ही स्ट्रेंथ तो ज़्यादा है पर फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ही कम होता है। इट कंसिस्ट पैरेलल बंडल्स ऑफ कोलाजन फाइबर। किस तरह का फाइबर पाया जाता है ना? कोलाजन फाइबर पाया जाता है। ओके, ये टेंडन्स। मेन फंक्शन याद रखना, इट कनेक्ट मसल टू बोन। नेक्स्ट, cartilage. Another type of connective tissue is called cartilage, has widely spaced cells. सेल कैसे हैं? आपस में बिल्कुल जुड़े नहीं हैं, ठीक है, बहुत ही स्पेसियस है। द सॉलिड मैट्रिक्स इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स एंड शुगर। और किससे बना है इसका ना? कार्टिलेज इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड शुगर। Cartilage smoothen bone surface at joint and it also present in the nose, ear, trachea and larynx. ये क्या करता है? सॉफ्ट बोन को कार्टिलेज कहा जाता है। जैसे कि आपकी ईयर हो गया, ईयर फ्लेक्सिबल है, आप मूव कर सकते हो थोड़ा बहुत ईयर को, कैसे ना? ये सॉफ्ट बोन से बना है कार्टिलेज। और कहाँ होता है? ये नोज में होता है, ठीक है, नोज की टिप में, जिसकी वजह से आप इसको मूव कर पाते हो। ट्रैचिया में होता है जो आपकी विंड पाइप है। लैरिंक्स में होता है मतलब गले के पास, जिसको वॉइस बॉक्स कहा जाता है। लैरिंक्स मतलब क्या होता है? जहां से आपकी वॉइस प्रोड्यूस होता है। जैसे मैं अभी बोल पा रहा हूं, कैसे? लैरिंक्स की वजह से, ये मेरा वॉइस बॉक्स है, ठीक है। तो ये सब बने हुए हैं किससे? कार्टिलेज से बने हुए हैं। इट प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी एंड सपोर्ट टू द बॉडी पार्ट। फ्लेक्सिबिलिटी एंड सपोर्ट टू द बॉडी पार्ट में ये हेल्प करता है कार्टिलेज। नेक्स्ट, एरियुलर टिश्यू। एरियुलर कनेक्टिव टिश्यू इज फाउंड इन द स्किन एंड द मसल। कहाँ होता है ये? स्किन और मसल के बीच में पाया जाता है ये एरियुलर कनेक्टिव टिश्यू। अब देखो, बोन को बोन से जोड़ के रखना किसका काम है? लिगामेंट का है ना। मसल को बोन के साथ जोड़ के रखना किसका काम है? टेंडन का है। और एरियुलर कनेक्टिव टिश्यू का काम क्या है? स्किन टू मसल, आपकी स्किन को मसल के साथ जोड़ के रखता है ये। अराउंड ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स इन द बोन मैरो। तो एरियुलर टिश्यू इन जगह पर पाया जाता है। इट फिल्स द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन। ऑर्गन के अंदर अगर कोई खाली जगह है तो उसको फिलअप कर लेता है। सपोर्ट इंटरनल ऑर्गन्स एंड हेल्प टू रिपेयर टिश्यू। टिश्यू को रिपेयर करता है, इंटरनल ऑर्गन्स को सपोर्ट प्रोवाइड कराता है, और ऑर्गन के अंदर कोई खाली जगह है तो उस जगह को फिलअप कर लेता है। इट ऑल्सो हेल्प इन कॉम्बैटिंग फॉरेन टॉक्सिन। कॉम्बैटिंग फॉरेन टॉक्सिन मतलब कि बाहर से कोई जैसे पॉइजनस सब्सटेंस आ गया, आपके खाने के साथ साथ कोई ऐसी चीज़ें एंट्री कर गया जो कि आपके लिए पॉइजनस है, तो उसके साथ ही लड़ाई करता है। क्लियर है? कॉम्बैटिंग, फाइटिंग करना। फॉरेन टॉक्सिन, फॉरेन मतलब बाहर से आता हुआ, टॉक्सिन मतलब कि जो जहरीला है। एडिपोज टिश्यू। फैट स्टोरिंग एडिपोज टिश्यू इज फाउंड बिलो द स्किन एंड बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन्स। कहाँ होता है एडिपोज टिश्यू? का मेन फंक्शन क्या है? फैट को स्टोर करता है। एंड कहाँ पाया जाता है ना? बिलो द स्किन एंड बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन्स। स्किन के जस्ट नीचे ये प्रेजेंट होते हैं फैट स्टोरिंग एडिपोज टिश्यू।
द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर फिल्ड विथ फैट ग्लोब्यूल्स। इसके सेल्स कैसे बने हैं? फैट ग्लोब्यूल्स से बने हुए हैं। स्टोरेज ऑफ फैट ऑल्सो लेट इट इन द एक्ट एज एन इंसुलेटर। और फैट कहाँ पर स्टोर हो रहा है? भाई स्किन के नीचे स्टोर हो रहा है ना। तो ये एक इंसुलेटर की तरह काम करता है, इंसुलेटर की तरह काम करता है। जैसे कि जितने भी मोटे आदमी होते हैं, मोटे लोग होते हैं, उनको सर्दियों में ज़्यादा सर्दी नहीं लगता, क्योंकि पहले ही ये फैट का एक लेयर जम जाता है उनकी स्किन के नीचे। तो पतले लोगों के साथ कंपेयर करोगे एक मोटे लोगों के साथ, तो उनको जल्दी कोल्ड नहीं फील होता, ना कोल्ड फील होगा ना ही गर्मी फील होगा, है ना। कीप्स विजरल ऑर्गन इन पोजिशन। विजरल ऑर्गन को प्रॉपर पोजिशन में रखता है ये एडिपोज टिश्यू। इट फॉर्म्स शॉक ऑब्जर्विंग कर्सन्स अराउंड किडनी एंड आईबॉल। आईबॉल के साथ, किडनी के साथ क्या करता है? शॉक का ऑब्जर्व करने के लिए कर्सन्स प्रोवाइड कराता है। मतलब कि एक, जैसे कि कर्सन मतलब कि पिलो जैसा, पिलो बोलो या फिर गद्दा जैसा, मैट्रेस, ठीक है, ये प्रोवाइड कराता है। एडिपोज इज एबुडेंट बिलो द स्किन एंड इन येलो बोन मेरो। मेनली कहाँ पाया जाता है? स्किन के नीचे और येलो बोन मेरो में ये पाया जाता है। नेक्स्ट, नर्वस टिश्यू। The nervous tissue are highly specialized for being stimulated and then transmitting the stimulus very rapidly from one place to another within the body. नर्वस टिश्यू जिस सेल से बना हुआ है उसको न्यूरॉन कहा गया, जैसे कि एक डायग्राम है न्यूरॉन का। इसमें क्या क्या है देखो, सेल बॉडी, न्यूक्लियस, डेंड्राइट, एक्सॉन, नर्व एंडिंग, ऐसे 5 पार्ट है। मेन काम क्या है? They are highly specialized for stimulated and then transmitting stimulus very rapidly from one place to another within the body. Stimulus मतलब कि मैसेज को पहुंचाना। जैसे अभी आप अभी बैठ के क्या कर रहे हो? मेरे वीडियो को देख रहे हो, है ना। नॉर्मली किचन से मम्मी की आवाज़ आई कि आ जाओ लंच कर लो, डिनर कर लो, टिफिन कर लो, कुछ भी आया, आपने सुना उसको, मतलब कि आपकी ईयर के पास वो आवाज़ गया और ईयर में वो आवाज़ धीरे धीरे कन्वर्ट हो गया एक स्टिमुलस में, मैसेज में बदल गया, और बदलने के बाद वो आपकी ब्रेन के पास चला गया, ठीक है ना। फिर ब्रेन ने सोचा कि हाँ मुझे जाना चाहिए अभी, और आप मोबाइल को बंद करके चले गए सुनने के लिए कोई भी क्या माँ बोल रहे हैं, या फिर आप बोल दे रहे हो कि नहीं मैं अभी वीडियो देख रहा हूँ और मैं बाद में आऊँगा। जो भी आपकी ब्रेन सोच रहा है उस टाइम वो आप करते हो। कैसे? ऐसी नर्वस टिश्यू की वजह से। क्लियर है? फंक्शन क्या है देखो, द डेंड्राइट रिसीव इंपल्स एंड एक्सन टेक्स इंपल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। डेंड्राइट क्या करता है? इंपल्स को रिसीव करता है। इंपल्स क्या है? वही मैसेज है, मान लो, ठीक है ना, मैसेज है, इंपल्स को रिसीव करता है, और एक्सन इंपल्स को दूर करता है नर्व एंडिंग में। मतलब डेंड्राइट क्या करेगा? रिसीव करेगा बाहर से मैसेज को, और एक्सन उसको दूर करेगा, दूसरे के पास पहुंचाएगा। अब एक चेन लाइक सब स्ट्रक्चर है। क्या है ये? एक चेन जैसा स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि यहाँ पर ये खत्म हो गया, यहाँ से एक और न्यूरॉन होगा कुछ इस तरह से, एक और न्यूरॉन होगा यहाँ पे, फिर मतलब एक चेन जैसा स्ट्रक्चर होता है इनका। देखो डिटेल्स पढ़ते हैं इसे। द न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट, साइटन और सेल बॉडी, ये लेबलिंग किया गया देख सकते हो, साइटन और सेल बॉडी। देन समझते हैं, द सेल बॉडी इज स्टार शेप्ड विथ मेनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर कमिंग आउट। इस तरह का स्टार जैसे दिखता है और जिससे ऐसे हेयर जैसे स्ट्रक्चर हैं, देख सकते हो। ओके, एक्सॉन, दिस इज द टेल ऑफ द न्यूरॉन। ये जो पोर्शन है ना एक्सॉन, एक्सॉन यहाँ पर लेवलिंग किया गया, देखो इसको कहा गया एक्सॉन। ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है इस तरह से, ठीक है, ये जो धागा जैसा दिखाई दे रहा है आपको, ये क्या है? ये एक्सॉन है। डेंड्राइट, दिस ब्रांचिंग फाइबर इंक्रीजेस द सरफेस एरिया अवेलेबल फॉर रिसीविंग इनकमिंग इंफॉर्मेशन। डेंड्राइट्स का लेवलिंग यहाँ पर किया गया है, ठीक है। ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है यहाँ पर होता है डेंड्राइट्स से। सिनाप्स, इट इज ए केमिकल जंक्शन बिटवीन द टर्मिनल ऑफ वन न्यूरॉन एंड डेंड्राइट ऑफ अनदर न्यूरॉन। देखो सिनाप्स क्या है?
मैंने कहा ना अभी कि यहाँ पर एक न्यूरॉन खत्म होगा तो दूसरा स्टार्ट हो जाएगा, और इनके बीच में एक खाली जगह होता है, खाली स्पेस होता है, यहाँ पर एक थोड़ी ही खाली जगह होता है यहाँ पर। इसको नाम दिया गया सिनाप्स। क्या कहा गया इसे? सिनाप्स कहा गया। अब देखो सिनाप्स का और क्या कह रहा है। इट इज द केमिकल जंक्शन बिटवीन द टर्मिनल ऑफ वन न्यूरॉन, एक न्यूरॉन का टर्मिनल, एंड द डेंड्राइट ऑफ अनदर न्यूरॉन। टर्मिनल ब्रांचेस दिखाई दे रहा है यहाँ पर, इसके एंडिंग हो रहा है यहाँ पर, और फिर दूसरे न्यूरॉन की यहाँ पर ऐसे फिर से बना दिया, ऐसे डेंड्राइट है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, और ऐसे न्यूरॉन स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से, और डेंड्राइट की ऑफ अनदर न्यूरॉन। इनके बीच का जो जगह है, खाली जगह है, इसको कहा हमने, दिस इज कॉल्ड सिनाप्स। दो न्यूरॉन के बीच में जो खाली जगह होता है उसको सिनाप्स कहा गया। और इसके साथ साथ आई थिंक टॉपिक कंप्लीट हो गया, टिश्यू चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आपका मेन काम है इस वीडियो को तो देखना, उसके साथ साथ एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन पढ़ना, एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन पढ़ना। कहीं पर भी कोई भी डाउट लगे, मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दिया हुआ है, उस पर आप या तो व्हाट्सअप कर सकते हो, नॉर्मली मैसेज कर सकते हो, या फिर कॉल भी कर सकते हो, कोई भी आपको डाउट लगे। ओके, सो आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो आप इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, और अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। थैंक यू। जय जगन्नाथ।